हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आज आप लोगों को फिजिक्स वाला यूजीसी नेट के चैनल पर ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा सेक्शन जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। 99% लोग जानते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्लोबल वार्मिंग का सही तह जानना, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पता होना चाहिए। सामाजिक रूप से सभी लोग जानते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बट उसका टेक्निकल टर्म्स, उसका सोशल टर्म्स, उसके साइड इफेक्ट, उसके कॉजेज या उसका क्या इफेक्ट होने वाला है डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर और हमारी जिंदगी पर, उसके बारे में कोई भी जानना नहीं चाहता है। इसी वजह से आज की क्लास जो मैं आपके सामने शेड्यूल किया हूं, ये हमारी यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 4 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से एक्सट्रैक्टेड है। कहने के लिए ये यूनिट 4 का पार्ट है, लेकिन ये यूनिट नंबर 9 का भी पार्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल हमारी क्लास में बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और कान में हेडफोन लगाकर स्क्रीन सामने रख लीजिए। ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें, एनालिटिकल चीजें और फैक्ट, तथ्यों पर बेस्ड चीजें आपके सामने आएंगी, जिन्हें आपको समझना, आपको याद रखना है और जिन्हें आपको एनालाइज, विश्लेषण करना है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, कि पूरी की पूरी पृथ्वी का औसत तापमान अगर कुछ डिग्री बढ़ जाता है, वैसे तो अंदाजा लगाया है कि मिनिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान बढ़ रहा है, अगर ये 2 डिग्री तक पहुंच जाता है तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के वायरस, तरह तरह के कैलामिटीज, हजार्ड, डिजास्टर, डिवास्टेशन, जिसको हम एपोकैलिप्सी कहते हैं, तबाही कहते हैं, ठीक है, त्राहिमाम कहते हैं, वो मच जाएगा। तो अभी सरल शब्दों में ये समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या है। तो पृथ्वी का औसत तापमान थोड़ा सा बढ़ जाना किसी भी कारण से, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब वो चाहे नेचुरल कॉजेज हो, चाहे वो आर्टिफिशियल कॉजेज हो या मैन मेड कॉजेज हो, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की क्लास बनाई। तो सरल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आपको बात समझ आई। इन्हीं सारी चीजों का रिटन फॉर्मेट भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। ज्योग्राफी का यूजीसी नेट के लेवल पर ये यूनिट 3-4 का इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से एक्सट्रैक्टेड टॉपिक होगा, यूनिट 4 से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे दो चीजें। ग्लोबल वार्मिंग का तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को इस क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है और क्लाइमेट चेंज अलग चीज है। अगर मैं सरल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को समझाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोनों एक है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गर्म हो रहा, तो ग्लोब, पूरी की पूरी पृथ्वी वार्म हो रही, गर्म हो रही, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें केवल गर्मी बढ़ती है, इसमें गर्मी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज तो ये अलग चीज है। क्लाइमेट मतलब पूरा का पूरा आपका पृथ्वी, उसमें कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि कुछ जगहों पर जो ठंडी पड़ती थी, जहां पर अब वहां पर गर्मी पड़ने लगी, या कुछ जगहों पर जहां पर गर्मी पड़ती थी अब वहां पर ठंडी पड़ने लगी। जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि रेगिस्तान में, राजस्थान में एक बड़े लेवल पर जहां गर्मी पड़ने वाला सेक्शन है, वहां पर बर्फ गिरने लगी, वहां बारिश होने लगी, जहां पर 25 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती थी। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। इस पर आधारित कुछ पिक्चरें भी होंगी जिन्हें अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, कहते हैं कि पिक्चरें समाज का दर्पण है। आपको कुछ मूवीज भी, कुछ पिक्चरें भी देखकर एक आइडिया, विजुअल ऑडियो इफेक्ट समझ में आएगा कि आखिर क्या है। तो इस पर एक मूवी है, जियो स्टॉर्म करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, अवॉर्डेड मूवी। आइए, तो जहां पर गर्मी पड़ रही थी वहां पर अचानक ठंडी पड़ने लगी, या जहां पर ठंडी पड़ रही थी वहां पर अचानक गर्मी पड़ने लग गई। जहां बारिश नहीं होती थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां पर क्या हुआ,
रेन होने लगी, और जहां पर रेन नहीं होती थी वहां पर रेन होने लगी, जहां रेन होती थी वहां पर सूखा पड़ने लगा। कहते हैं कि पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा आखिर क्या इफेक्ट आया कि अब वो मासिनराम में बारिश होने लगी। तो इसके पीछे तो वैसे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं आप लोगों को यूनिट 1 से रिलेटेड जियोमॉर्फोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या समझ में आता है हमें कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है पूरा का पूरा मौसम बदल जाना, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि नहीं, केवल पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि, जिसके कारण तरह तरह के कॉजेस एंड तरह तरह के फैक्टर्स आपके सामने आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज की क्लास में ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल ये एक फिगर देखना है और फिगर को ठीक से समझ जाना है। अगर आपने इस फिगर को ठीक से समझ लिया तो ग्लोबल वार्मिंग को लिखना और उस पर बेस्ड तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन कथन कारण के क्वेश्चंस, या फिर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस, या फिर कभी आपको किसी टॉपिक पर लिखना भी पड़ जाए, या कभी पैसेज वाले क्वेश्चंस जिनको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मोटी सी ये लेयर दी हुई। तो फिर ये तीर वगैरह क्या है, इसी चीज को समझाने के लिए मैं आया हूं, और बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे। जैसा इमेजिनेशन पर डिपेंड होगा आपके, इमेज तो मैंने बनाई है, लेकिन आपकी भी खुद की क्रिएटिविटी और दिमाग को थोड़ा शार्प करने के लिए आपको इमेजिनेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए कि आप पृथ्वी पर हो और उसके ऊपर कार्बन की एक मोटी लेयर कंबल के रूप में पड़ी हुई। कंबल शब्द बोला मैंने, ब्लैंकेट। अब इमेजिन करो कि आप सो रहे हो और आपको ठंडी लग रही है, तो आप क्या करते हो, कंबल ओढ़ लेते हो। कंबल क्या करता है, टेम्परेचर का डिस्कनेक्शन कर देता है बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर भी एक तरह से डिस्कनेक्शन कर देती है बाहर के तापमान को और पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले तापमान में। और अगर ये लेयर मोटी होती जाती है तब जाकर एक खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी ने एडाप्टिव रूप में, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर पृथ्वी ने अपने हिसाब से कितनी मोटी कंबल ओढ़नी है वो सेट किया हुआ था कि इतनी बड़ी जो है वो कंबल, इतनी मोटी कंबल हमें ओढ़नी है। लेकिन हम मानव लोग जब पृथ्वी पर आए तो हम लोगों ने डिफॉरेस्ट्रेशन करना शुरू किया, जंगल काटना शुरू किया, तरह तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इंडस्ट्रीज लगाई, और भी ऐसे केमिकल और बहुत सारे डोमेस्टिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और बहुत सारी एक्टिविटीज से हमने क्या किया, ढेर सारा कार्बन उत्सर्जित कर दिया और कार्बन ऊपर जाकर एक मोटी लेयर बना दिया। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है कि आखिर क्या है ग्लोबल वार्मिंग। लोगों को कार्बन के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना समझ नहीं आता। तो आइए मैं आपको सरल भाषा में अब समझाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, सूरज की रोशनी आते समय शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती है, जिस वजह से कार्बन की मोटी परत को ये आसानी से चीर कर अंदर चली आती है और पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी इसके धूप का, सूरज की रोशनी का, सनशाइन का अवशोषण करती है और उसके बाद ये अपने शरीर से उसको उत्सर्जित करती है, जो कि हीट बजट, ऊष्मा बजट में भी मैं आपको इस चीज को बताऊंगा। क्लाइमेटोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो इसका डिटेल जो है पढ़ेंगे, बट सरल भाषा में समझिए कि सूरज की रोशनी शॉर्ट वेवलेंथ में अंदर आती है और इससे टकराकर पार्थिव विकिरण के रूप में जब बाहर जारी होती है तो ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखोगे कि वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है, इस वजह से ये इजीली अंदर घुस गई, और पार्थिव विकिरण के रूप में जब ये टकराती है तो इसकी वेवलेंथ शॉर्ट ना होकर बहुत लॉन्ग हो जाती है, और जिसकी वजह से वेवलेंथ लॉन्ग होने के कारण कार्बन की मोटी परत को ये चीरकर बाहर नहीं जाती और ये हीट अंदर ही अंदर ट्रैप रह जाती है, और इसी हीट के ट्रैप होने के कारण पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल सा बहुत ही इजी तरीके से समझाया हुआ आपको ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि सूरज की शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ पर बेस्ड होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि पेन का आगे वाला पॉइंट बहुत ही पतला होता है, ये शॉर्ट वेवलेंथ का एग्जांपल है। तो ये आसानी से किसी भी चीज को पियर्स करके, उसमें छेद करके आसानी से आर पार हो सकता है।
तो सूरज की रोशनी भी बिल्कुल आगे के पिन वाले पोर्शन जैसी होती है और वो कार्बन की मोटी लेयर को आसानी से भेद कर अंदर चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पेन के पीछे वाले पोर्शंस, तो ये थोड़ा मोटा होता है। ये किसी भी चीज को पियर्स करके भेद करके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। आपने सुना होगा प्रेशर और एरिया में एक संबंध, तो ये जरूर याद रखिएगा कि बहुत इजी तरीके से मैंने बताया कि शॉर्ट वेवलेंथ इजीली पियर्स कर सकती है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ इजीली पियर्स नहीं कर सकती। इसी वजह से उतनी मोटी कार्बन लेयर में सूरज की रोशनी आ तो सकती है लेकिन टकराकर वापस नहीं जाती। लोग पूछते हैं कि सर आ रही है तो वापस क्यों नहीं जा रही? तो भैया इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर उतनी ही मोटी है। ये नहीं कि बड़ी हो गई या कम हो गई, नहीं, ये शॉर्ट वेवलेंथ और जाते समय लॉन्ग वेवलेंथ के कारण और हीट ट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, जिसको औसत तापमान के रूप में हम ग्लोबल वार्मिंग का दर्जा देते। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई तरह के फैक्टर्स सामने आते हैं जिनके बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना। ये था सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। तो आइए चलिए, ये तो इमेज के माध्यम से मैंने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी देखेंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही केवल एक ऐसी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? अब आता है एक शब्द ग्रीन हाउस गैस, बहुत अच्छा शब्द है। इसको लेकर बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये क्या ही हो सकता है, तो मैं बता दूं, बर्फीली जगहों पर ठंडी इलाकों में पेड़ पौधों को ठंडी से बचाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधों को एक शीशे की हरे रंग की ग्लास में कैद कर दिया जाता है। ये कैद इसलिए किया जाता है कि ये पौधे, पेड़ पौधे जो अपने साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो इस कमरे में पूरी भर जाए और रात होने पर सूरज की रोशनी, जब दिन है तो सूरज की रोशनी इस ग्लास के अंदर आएगी और क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ में आ रही है इसलिए यहां पर चली आएगी अंदर। लेकिन जब ये पार्थिव विकिरण के रूप में ये पेड़ पौधे या जमीन या उसकी धरातल या उसका रॉक जो भी जिस पर बेस्ड है वो लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में निकालेगी, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से ये बाहर नहीं जा पाएगा। और वैसे भी शीशे की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर बनती जाती और सूरज की रोशनी शॉर्ट वेवलेंथ में तो आ तो जाएगी लेकिन ये कहीं से बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से रात में अंदर का माहौल गर्म रहेगा। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाती हैं। तो उनके भी लिस्ट एंड नाम मैंने यहां प्रिपेयर किए हुए हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर पृथ्वी भी चल रही। अगर ये पृथ्वी पूरा का पूरा ठंडा इलाका है तो कार्बन डाइऑक्साइड से आने वाली गैसेस, आने वाली रेजेस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी होती, पहला क्वेश्चन आता है कि सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ है वैसे ही पूरी पृथ्वी भी बर्फ हो जाती और रात में तो और भी ठंडी हो जाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना भी जरूरी है लेकिन एक निश्चित मात्रा में, किसी चीज की भी एक्सेस अति अच्छी नहीं होती। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ग्लोबल वार्मिंग पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हो और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो 3-4 टर्मिनोलॉजीज आई, शॉर्ट वेवलेंथ, इसको नोट कर लीजिए, लॉन्ग वेवलेंथ, पृथ्वी से टकराकर वापस जाते समय लॉन्ग, लेकिन सूरज से डायरेक्ट आते समय शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ आसानी से चीरकर अंदर आ सकती है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ इतनी मोटी लेयर को चीरकर बाहर नहीं जा सकती जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाता है। ये प्योरली उसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि क्लास 6, 7, 8 की किताबों में, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। और ये इसलिए किया जाता है कि ठंडी में पेड़ पौधे ठंड के कारण ना मर जाएं, उनको ठंडी से बचाने के लिए ये ग्रीन हाउस गैस बनाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है ताकि सूरज की रोशनी आए और शीशे में कैद हुई कार्बन डाइऑक्साइड को चीरकर अंदर तो आ जाए लेकिन उसके बाहर ना निकल पाए क्योंकि वो लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाती है। इतनी सी बात अगर आप सीख गए हैं तब हम आगे की तरफ मूव करें कि आखिर पृथ्वी के गर्म होने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो चलिए मैं एक गंभीर स्थिति आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा और अगर लगता है कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पर अगर ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू होती है, कहीं पर गर्मी पड़नी शुरू होती है तो सूखा
जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। प्राइमरी एक्टिविटीज हमारी कमर तोड़ देगा, और प्राइमरी एक्टिविटीज पर ही बेस्ड होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, नेचुरल तरीके से रॉ मटेरियल्स कच्चा माल देता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्शन भी डूब जाएगा, और इंडस्ट्री डूबेगी तो सेकेंडरी के साथ साथ टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम सारे क्रियाकलाप आर्थिक रूप से रुक जाएंगे। पूरे विश्व की जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा, धन का लॉस होगा, लोग भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे तो विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा, जितने डीएक्टिवेटेड वायरस होते हैं, वो आपको पता है वो वायरस कभी नहीं मरते, कैल्शियम कार्बोनेट की कोटेड सेक्शन में बैठे रहते हैं, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, करोड़ साल बाद भी आएगी, तो भी वो जाग जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग उनको एक फेवरेबल कंडीशन देता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां वायरस के रूप में, जीका वायरस है, सार्क की बीमारियां हैं, कोविड है, और ऐसे बहुत सारे येलो फीवर है, और तरह तरह के वायरस और बैक्टीरियाज और जर्म्स जो भी हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। तीसरा सबसे खतरनाक सिचुएशन जो आएगा वो ये आएगा कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने के कारण सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। जैसे ही सारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आप इमेजिन कीजिए पहाड़ के सारे ग्लेशियर्स पिघल कर समुद्र में जा रहे। जैसे ही समुद्र में जाएंगे, पहले तो पीने वाला पानी हमारे पास पहाड़ से पिघले हुए ग्लेशियर्स अर्थात नदियों का रूप जो मेंढर के रूप में बहती हैं, वही माना जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि गर्मी के कारण सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, एक तो टेम्परेचर वेरी कर जाएगा, दूसरा सारा पीने का पानी समुद्र में यूजलेस चला गया, और बारिश पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी इंडियन मानसून या विश्व स्तर की मानसून है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सारा पानी पिघलकर समुद्र में चला जाएगा तो समुद्र का स्तर भी तो ऊपर उठेगा, और समुद्र का जब स्तर ऊपर उठेगा तो कोस्टल एरियाज जो हैं, इमेजिन कीजिए कि जितने भी कोस्टल एरियाज पर रहने वाले देश हैं वो डूबकर मर जाएंगे। तो उसको डूबकर मरने का इंतजार तो करेंगे नहीं वो लोग, वो क्या करेंगे, क्षेत्र जो ऊंचा है, एल्टीट्यूड्स पर है, उस क्षेत्र पर जाने के लिए प्लानिंग करेंगे, और फिर से विश्व युद्ध की स्थिति हो जाएगी। जैसे ऊंचे पर भारत है, चाइना है, इसी वजह से आजकल पूरे मार्केट में सभी लोगों का ध्यान चाइना और भारत के ही क्षेत्रों पर है। एक तो इन्हें मार्केट मिल जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा इनको एल्टीट्यूड पर होने के कारण। आपने कभी पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि भारत और चाइना के पास एक बहुत, नेपाल के पास एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है हिमालय, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। तो ये वाला एरिया ऑक्युपाई करना चाहेंगे कोस्टल एरियाज वाले लोग। तो जाने से, वहां पहुंचने से पहले ये अपने मिसाइल्स, परमाणु बम या जो भी चीजें फेंक कर वो सेक्शन पहले खाली करेंगे, और उसके बाद वहां मूव करेंगे। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विश्व युद्ध छिड़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपके सामने प्रिपेयर किए हुए हैं, जो कि लिखित रूप से अब मैं समझाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आई, और ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के और भी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जो चीजें मैंने बोलकर आपको समझाई, लिखकर समझाई, इमेजेस के माध्यम से, अब हम उसको कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से समझने की भी कोशिश करेंगे। आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो बताएंगे कि सर ग्लोबल वार्मिंग एक तरह का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाने को कहा जाता है, और ये इस वजह से होता है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कंबल के रूप में लपेटे हुए हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, जलवाष्प की बूंदें भी, कभी कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी ऐसी बहुत सी गैसेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक वर्ड आया, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटीज के कारण, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, किसी भी कारण से ऐसा हो रहा। ज्वालामुखी के कारण भी तो गैसेस निकलती हैं, ये भी तो पृथ्वी अपने आप को खराब कर रही। हम पेड़ काटते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कारण हो सकता है। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, आप घूमने जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कभी कभी मेकअप और कॉस्ट्यूम, कॉस्मेटिक्स की चीजों के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं। इस बात को समझिए। इवन किसान एक फसल काट रहा है, उसकी थ्रेशिंग कर रहा है, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। एक माँ खाना बना रही है दाल का, और उसे नहीं पता कि गैस जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती, वो भी जिम्मेदार। हर एक बंदा जिम्मेदार है। इसी वजह से
कटौती करने के लिए ढेर सारे प्रोटोकॉल सारे देशों ने मिलकर बनाया है और कार्बन क्रेडिट नाम का एक ऐसा क्रेडिट दिया गया है कि अगर आप कार्बन का उत्सर्जन कम करते हो, इको फ्रेंडली रहते हो या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जिससे पर्यावरण कम प्रदूषित होता है, तो हम आपको क्रेडिट देंगे। वो क्रेडिट आप मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेवलपमेंट के लिए। खैर, बाय द वे, ये ग्लोबल वार्मिंग की एक इजी सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आपको सरल भाषा में लेमैन स्टाइल में समझाई। लीडिंग टू द इंपैक्ट्स लाइक राइजिंग लेवल सी, जैसा कि मैंने बताया कि बर्फ पिघलेगी तो सारा पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, सारे कोस्टल एरियाज जैसे चेन्नई है, श्रीलंका है, ब्रिटेन है, जापान है, ये सब कोस्टल एरियाज वाले देश हैं, ये डूब सकते हैं। तो ये विश्व युद्ध की तरफ मूव करेंगे, गुटबाजी होगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, कभी कभी साइक्लोन आ सकता है, कभी कभी टॉर्नेडो आ सकता है, हरिकेन्स आ सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक गर्मी बढ़ने लगी और रात में अचानक ठंडी पड़ने लगी, और टेम्परेचर के हाई लो के कारण स्ट्रोक आ सकते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, वायरस एक्टिवेट हो सकते हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से पीने का पानी खत्म हो जाता है। पोटेंशियल स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मतलब वल्नरेबल लेवल पर चल रही, एक्सटिंक्टेड लेवल पर चल रही, फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि उतनी गर्मी के कारण बहुत सारे पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े ना सर्वाइव कर पाए और वो मर जाएं, विथ सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को आपको बहुत ही बचाकर चलना है। कहते हैं ना डुअलिज्म, आपने अगर एनसीईआरटी की क्लास 12 में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, कार्ल रिटर, डुअलिज्म के बेसिस पर भी आपको चलना पड़ेगा कि फिजिकल चीजों पर ह्यूमन का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ह्यूमनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नेचर भी भारी नहीं होना चाहिए, जिसको हम क्या बोले नेचुरलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों को बीच में मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म का नाम दिए हैं। आपने नाम सुना होगा नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। चलिए, खैर इसके बारे में हम लोग कभी और थॉट्स एंड थिंकर्स का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ा जाएगा। चलिए, तो दोनों को मिलकर आपस में काम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि आखिर की फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं, आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आखिर पृथ्वी पर और भी क्या क्या फैक्टर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बुरा कर सकते हैं। एडवर्स फैक्टर की बात करें हम, बुरे फैक्टर्स जो प्रभाव डालेंगे बुरा, एडवर्स। आइए देखते हैं। पहली चीज तो ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में फैल जाएगी। पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है अर्थ के सरफेस को, एटमॉस्फेयर को, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ के बारे में बताया। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे मर सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है, वायरस जाग सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है, वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है, सीजनल चेंजेस हो सकते हैं, जो हमारी जीडीपी है वो सीधे इफेक्टेड हो जाएगी। ह्यूमन का बॉडी भी एडाप्टिव है कम टेम्परेचर या एक मॉडरेट टेम्परेचर के अनुसार। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि राजस्थान वाले सर्वाइव कर जाएं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग की उसकी हैबिचुअलिटी ना हो, हम लोग की एडाप्टेबिलिटी ना हो, तो हम उस लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये जानिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है, इसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाएगा आइस मेल्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से तरह तरह के कोस्टल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो सकती, मछुआरों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ सकती है, हो सकता है कहीं पर साइक्लोन आ जाए, कहीं हीट वेव आ जाए, कहीं सूखा पड़े, कहीं फ्लड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इंटेंस स्टॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और खतरनाक होते हैं ये चीज, लाइफ थ्रेटनिंग कहा जाता है इन्हें। अगर हम बात करें इकोसिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और पूरी तरह से एक्सटेंशन हो सकती है। बायोडाइवर्सिटीज का भी एक मैटर फंस सकता है कि हमारे पास तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, फूल फल पक्षी पशु जानवर मनुष्य, ठीक है, तो इन सबका डाइवर्स होना जरूरी है। हो सकता है कि कोई एक जाति या 10 जातियां सर्वाइव ना कर पाए और खत्म हो जाए। आर्कटिक सी की आइस अगर पिघल गई, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस चीज को समझिए, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ वाले पोर्शन में लैंड ज्यादा होने के कारण, एशिया यूरोप नॉर्दर्न अमेरिका होने के कारण इसकी मेल्टिंग स्पीड ज्यादा तो है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन के कारण और तेजी से ये पिघल सकता है। और ऐसे ये पिघला
तो ज्यादातर इन देशों में रहने वाले लोग हैं, ना कि साउदर्न कंट्रीज में ज्यादा लोग हैं। मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप में सबसे ज्यादा और अमेरिका में सबसे ज्यादा। तो ज्यादा जान माल की हानि होगी अगर आर्कटिक का आइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम ज्यादा स्टे करते हैं। चलिए, एक और सिचुएशन आ सकती है, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन से, एसिड शब्द पर अगर ध्यान दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्जर्वेशन से ओशन एसिडिफाई होगा, जिसकी वजह से ओशन में पाई जाने वाली मछलियां, जानवर ये मरेंगे, और इन्हीं पर बेस्ड होता है हमारा बड़े लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज का एक पार्ट है। तो इसलिए बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, एडवर्स इफेक्ट डालेगा हमारा ओशन के एसिडिफिकेशन पर। ह्यूमन एक्टिविटीज और प्राइमरी कॉजेज की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे सब जानते हो कि ऐसी ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, या फिर आपका ये तो सीधे सीधे बसने के लिए, सेटलमेंट के लिए। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी और डायस्पोरा और उनके सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ह्यूमन बसने के लिए जंगल काट दे रहे हैं, सीधा काट दे रहे हैं, उनसे कोई अफेक्शन नहीं है। जंगल की आग भी प्राकृतिक रूप से खतरनाक है, लेकिन मनुष्य का जंगल काट देना भी खतरनाक है। हमें मॉडरेट लेवल पर एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा। तो ये खतरनाक कारण हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज भी है। केवल नेचर ही अपने आप को नहीं बर्बाद करे, नेचर अगर अपने आप को बर्बाद करेगी तो वो अपने आप को सही भी कर लेगी, लेकिन अगर ह्यूमन ने नेचर को बर्बाद किया है तो ये कभी सही होने के चांसेस नहीं रह पाते। बट हाँ, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि तरह तरह की मीटिंग्स करें, इको फ्रेंडली बने, और भी तरह तरह के कार्य। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस में क्या डिफरेंस है। तो एक बार ये इसको पढ़ेंगे और मैंने जो समझाया है बिल्कुल उसी से कॉम्पैटिबिलिटी आपको मिलेगी। फिर सरल भाषा में बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग में गर्म होता है, क्लाइमेट चेंज में कहीं गर्म भी हो सकता है तो कहीं ठंडा भी हो सकता है, केवल गर्म नहीं होता। क्लाइमेटिकल चेंजेस में बहुत सारी चीज, कहीं बारिश भी हो सकती है, कहीं तूफान भी आ सकता है, कहीं चक्रवात आ सकता है, कहीं भूकंप आ सकते हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो सकती है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो सकती है, कहीं आग बरस सकती है, जंगल की आग भी लग सकती है। तो केवल गर्म ही नहीं, गर्म, ठंडा, बारिश, तूफान सब हो जाए तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। देखिए सरल भाषा में, जिसको मैंने कहा था शुरू में ही कि लेमैन स्टाइल में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज की ही केवल बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेचुरल कॉजेस में अगर आप बताओ तो सोलर का रेडिएशन भी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल प्लेन या फिर अल नीनो इफेक्ट आपने देखा होगा कि 5-5, 7 साल पे कभी कभी जो है अल नीनो या ला नीना का इफेक्ट आता है, जो पेरू की धाराओं के कारण कभी कभी भारत और ऑस्ट्रेलिया पे उसका एडवर्स इफेक्ट या कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, जिसको हम साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, वाकर साइकिल। आपके इस सारी चीजों को हम क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोलॉजी के सेक्शन में कवर अप करते हुए बताएंगे। बट अभी इतना जाने रहिए कि नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के भी नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, कभी कभी सूरज की किरणें, उसका जो सोलर फ्लेम्स होती हैं या उससे निकलने वाली वो रेडिएशंस, ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज के पीछे क्रिस्टल प्लेट भी हो सकती है। हो सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण टकराव हो, टकराव के कारण अंदर का ज्वालामुखी, अंदर की टेम्परेचर, जो पार्थिव विकिरण है वो बाहर आए। हो सकता है मैग्मा के रूप में बाहर आ जाए। अल नीनो, ला नीना का इफेक्ट और साउदर्न ऑसिलेशन ये आप नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होता है प्रकृति की वजह से, तो ये भी एक कारण है नेचुरल। अगर हम बात करें ऑर्बिटल चेंजेस, ऑर्बिट कैसे चेंज कर सकती है पृथ्वी, तो कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के आसपास से ऐसे कुछ उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स या उसका क्लाइमेट चेंज करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज आसमान में यूनिवर्सल लेवल पर भी होती है। वॉल्केनिक इरप्शन सबसे बड़ा कारण है और जंगल की आग सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। ये सारे नेचुरल कॉजेस थे। अगर हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य, तो एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या हो सकते हैं, आइए चलिए हम देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मनुष्य कर रहा है, लैंड का यूज पैटर्न और सेटलमेंट के लिए जंगल काट रहा है,
डिफॉरेस्टेशन वो केवल लैंड के रहने के लिए ही नहीं, कंपनी खोलने, कारखाना बनाने, लकड़ियां इकट्ठी करने और भी कई कारणों से वो लकड़ी काट रहा है। अगर हम पूछे लाइव स्टॉक फार्मिंग में इंक्रीमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जंगल की घासें वो खा जाते हैं, पेड़ पौधे खा जाते हैं, और उनको पालने के लिए, उनको बाड़ा बनाने के लिए, रैंचे बनाने के लिए जंगल काटा जा रहा है, घर बनाए जा रहे, खेत बनाए जा रहे, एग्रीकल्चर के लिए खेत बनाए जा रहे, लकड़ी के घर बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए खेत काटे, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है। और अच्छे से जान जाइए कि आजकल ये जो हम यूरिया का यूज करते हैं, फर्टिलिटी का यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, कि अच्छी फर्टिलिटी हो जाए, अच्छी बैरन लैंड भी फर्टाइल हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में होते हैं, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्लाइमेट चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे गैसेस भी फैक्टर हो सकती हैं जो केमिकल से निकलती हैं। तो ये हुआ हमारा कॉजेज, कि आखिर कौन कौन से कॉजेज। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बड़े लेवल पर, क्लाइमेट चेंजेस बड़े लेवल पर हो रहा है। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, जो कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से, पेट्रोल जलाने से, ट्रैवल करने से, ट्रांसपोर्ट करने से, कंपनी कारखानों में तो बनाई आ जा रहा। इसके अलावा भी CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ये नेचुरल गैस के रूप में भी, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, या फिर लैंडफिल से भी निकलती रहती है मीथेन गैस। अगर हम बोले N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि कार से, मैन्युफैक्चरिंग से और एग्रीकल्चरल सॉइल मैनेजमेंट से निकलती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि एक खतरनाक गैस है, जो कि ओजोन के डिप्लीशन के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है। याद रखेंगे, ये सेमीकंडक्टर, जो कि ठंडी चीजों से, जैसे जिसमें कंडेंसर लगा होता है, अगर हम बोले कंप्रेशर लगा होता है, तो बताएंगे कि सर AC से, फ्रीज से, कूलर से, या कॉस्मेटिक चीजों से। कभी कभी आपने देखा होगा, बाबा इलायची खाते हो, या मिंट वाली सिगरेट होती है, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अवेलेबल होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां परमाणु भट्टियों को ठंडा करने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कूलिंग पैटर्न अपनाने के लिए, तो बहुत सारे कारण से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो ठंडी चीजें इमिट करती हैं। ये तो हुआ मैन मेड। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्या नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में बर्फ से भी, बर्फ जो उसकी बड़ी बड़ी लैंड, आइसलैंड है, उनसे भी निकलता है, तो सर्वाधिक मात्रा में उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। याद जरूर रखिएगा। और भी ग्रीन हाउस गैसेस के अदर सोर्सेज हैं जो ह्यूमन और एनिमल सब पर इफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, PFC, जिसको हम परफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये एल्युमिनियम के प्रोडक्ट से सर्वाधिक निकलता है। और SF6, ये सारी गैसेस जो मैंने सर्कल करी है, कहां से इमिट हो रही, किस कारण से, और इन गैसेस के असली नाम क्या हैं, यही है एक नंबर का क्वेश्चन पूरी क्लास भर में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए तो आपने ग्लोबल वार्मिंग ज्योग्राफी में पढ़ी, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट के क्वेश्चंस आएंगे कि निम्नलिखित में से वो कौन सी गैसेस नहीं हैं, या वो कौन सी गैसेस हैं, उनका ग्रुप बताइए। क्या SF6 भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो बताएंगे कि हाँ सर, SF6, जिसका असली नाम होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली कहीं नहीं गया। इन्वायरमेंट को अच्छे से समझिए। ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें कवर अप करी हैं। आइए एक और लास्ट पेज हम चलेंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस में जो जो गैसेस पाई जाती हैं, उनका नाम और उनका शॉर्ट ट्रैक, एटमॉस्फेयर में कितने साल से हैं, इनका एक लेयर दिया हुआ है, और आखिर इनके सोर्सेज और कॉजेस क्या हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से अभी चार्ट के माध्यम से समझाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें चार्ट के अलावा एक फ्लो चार्ट, एक सारणी, लिस्ट, या फिर अगर किसी तरह की और भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उसे एक तो बोलकर समझाया, एक तो इमेजेस के माध्यम से समझाया, एक तो लिखित रूप से समझाया, प्लस कुछ डाटाज एंड चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बस करते हैं आज के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।